Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, आज की क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम क्लास के लिए नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डाल्टन के परमाणु संरचना के सिद्धांत को पढ़ा। परमाणु संरचना का डाल्टन का सिद्धांत पढ़ने के बाद में हमने डाल्टन के परमाणु संरचना सिद्धांत के कुछ एडवांटेज देखे और एडवांटेज के साथ साथ हमने उसके कुछ लिमिटेशंस की स्टडी की। डियर स्टूडेंट्स, डाल्टन का परमाणु संरचना सिद्धांत जो है ये हमें कहता है कि परमाणु जो है ये सूक्ष्मतम कण है जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते। फिर इसने सेकंड पॉइंट हमें बताया एक ही तत्वों के परमाणु पूर्णतः समान होते हैं और फिर अलग अलग तत्वों के परमाणु पूर्णतः अलग अलग होते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें तत्व भाग नहीं लेगा, तत्वों के क्या भाग लेते हैं, परमाणु भाग लेते हैं। डाल्टन का ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ है। कौन सा स्टेटमेंट? रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं, ये स्टेटमेंट इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। फिर डाल्टन ने हमें कहा कि हम जो परमाणु हैं इसको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी ये एक्सप्लेन कर रहा है। फिर डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ये परमाणु यौगिक का निर्माण करते हैं और परमाणु यौगिक को हम वर्तमान में क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है। फिर हमने इसके एडवांटेज देखे। एडवांटेज में मैंने आपसे कहा कि परमाणु की जो पिक्चर है, कॉन्सेप्चुअल पिक्चर है, ये सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल पिक्चर परमाणु कैसा होगा, किस टाइप की संरचना होगी, इसके बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया है? जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेन किया है। फिर हम कहेंगे कि ये इसने हमें क्या कहा कि परमाणु जो है ये किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, यानी कि हमारे पास जो पदार्थ है उस पदार्थ को बनाने के लिए जो छोटे छोटे पार्टिकल, जो बेसिक पार्टिकल हैं, ये बेसिक बिल्डिंग पार्टिकल्स जो है ये परमाणु हो गया। ठीक है। फिर हमने कहा कि इसने हमें क्या कहा कि इसके आधार पर हम कुछ केमिकल संयोजन जो है, रासायनिक संयोजन के नियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे इसने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक्सप्लेन किया। फिर इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्थिर संगठन के नियम को और गुणित अनुपात के नियम को भी। ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये डाल्टन की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? कि ये हमें एक तो गैलुशैक और बर्जीलियस के नियम को एक्सप्लेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बर्जीलियस ने हमें क्या कहा था? बर्जीलियस ने कहा था कि परमाणु जो है, बर्जीलियस की जब अवधारणा पड़ी थी जिसके अनुसार हमने कहा था गैसों के समान आयतन में, गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है और कंडीशन में रखेंगे समान ताप और दाब पर। ठीक है। तो बर्जीलियस के अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या भी समान होगी। फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया एग्जांपल लेकर के, तो हमने देखा कि वहां पर परमाणु को विभाजित कर रहा है। बर्जीलियस ने परमाणु को आधे 1/2 पार्ट्स या 2/3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जबकि डाल्टन क्या कह रहा है कि परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये बर्जीलियस की अवधारणा जो है ये डाल्टन की अवधारणा के जस्ट रिवर्स हो गई। ठीक है, इनवर्स है। फिर हम बात करेंगे कि इसने हमें क्या कहा कि ये जो है गैलुशैक का जो लॉ है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, फिर अवोगाद्रो वाले को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। फिर हम बात कर लें कि इसमें हमें परमाणु और अणु को अलग अलग एक्सप्लेन नहीं किया। परमाणु और अणु का अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कौन? जॉन डाल्टन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट टाइम में चलते हुए आपसे कहा कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दोनों को अलग अलग, परमाणु को और अणु को। परमाणु को मैंने आपसे कहा कि परमाणु क्या होता है, तो मैंने आपसे कहा कि किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, या मैं कह दूं संभव हो सकता है, संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसे हम परमाणु कहेंगे। मैंने कहा हो सकता है, कब संभव हो सकता है? ये केवल एक ही कंडीशन पर, जब ये इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है,
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये गैसें हैं। इनको हम अक्रिय गैस या नोबल गैस बोलते हैं। इनके लिए परमाणु जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, क्योंकि ये इनर्ट गैसें हैं, ये आपस में रिएक्शंस नहीं करती। इनके अलावा जितने भी परमाणु हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। तब हम कहेंगे ये सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। फिर हम कहेंगे किसी भी पदार्थ या मैं कह दूं यौगिक जो है, इस यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या है? यौगिक का सूक्ष्मतम कण हमारे पास अणु होता है, अणु कहलाता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, यानी कि ये स्वतंत्र स्थिति में रह सकता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया है? अणु। क्या कहा है? अणु। क्लियर? क्या कह दिया? अणु कह दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आपसे कि हमारे पास जो अणु होते हैं, ये अणु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं समपरमाणविक अणु, कौन से अणु होते हैं? समपरमाणविक अणु होते हैं। और अदर्स जो सेकंड होते हैं, ये होते हैं विषम परमाणविक अणु। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अणुओं को कितने भागों में वापस विभाजित किया? दो भागों में विभाजित किया। एक हो गया हमारे पास समपरमाणविक अणु, और अदर्स जो सेकंड है वो हो गया विषम परमाणविक अणु। ठीक है? समपरमाणविक अणु का मतलब है कि सम यानी समान परमाणु, जिसमें समान परमाणु आपस में संयोजन करते हैं और अणु का निर्माण करते हैं, उसे हम कहेंगे समपरमाणविक अणु। और विषम परमाणुविक का मतलब हो गया कि ऐसा अणु जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु संयोजन करके उस अणु का निर्माण करते हैं, उसको हम कहेंगे विषम परमाणुविक अणु। समपरमाणुविक अणु जो हैं, ये हमारे पास द्विपरमाणुविक भी हो सकते हैं, ये हमारे पास त्रिपरमाणुविक भी हो सकते हैं, और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बहुपरमाणुविक भी हो सकते हैं। ठीक है? द्विपरमाणुविक, समपरमाणुविक अणु, हमने एग्जाम्पल लिया मोस्टली द्विपरमाणुविक अणु है। ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, इन सब में दो दो परमाणु भाग ले रहे हैं, दोनों समान हैं, तो ये द्विसमपरमाणुविक अणु हो गया। त्रिपरमाणुविक यानी कि जिनमें तीन परमाणु भाग लेंगे, जैसे हमने कहा ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? O3। ठीक है? बहुपरमाणुविक, बहुपरमाणुविक में देखो सल्फर, सल्फर हमेशा होता है S8, फास्फोरस P4, जिनमें तीन से ज्यादा परमाणु होंगे, समान प्रकार के परमाणु होंगे। ठीक है? तीन से ज्यादा संख्या में होंगे, तब हम उसको कहेंगे बहुपरमाणुविक अणु। ठीक है? ऐसे ही विषम परमाणुविक जो हैं, इन विषम परमाणुविक को भी हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। वही आएगा क्या क्या? समपरमाणुविक, नहीं द्विपरमाणुविक, फिर हम कहेंगे त्रिपरमाणुविक, और डियर स्टूडेंट्स फिर हम कहेंगे बहुपरमाणुविक। कितने भागों में डिवाइड किया हमने? तीन भागों में। द्विपरमाणुविक, मैंने कहा हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया, और हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के मैंने HCl बना दिया। दो परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, दोनों अलग अलग हैं, तो ये दो परमाणु भाग ले रहे हैं विषम, इसलिए द्विविषम परमाणुविक अणु हो गया ये। फिर हम कहेंगे HBr। ठीक है? HF, क्लियर हो गई? त्रिपरमाणुविक, त्रि में मैंने कहा CO2, तीन परमाणु हैं अलग अलग प्रकार के। फिर मैंने कहा SO2, ठीक है? मैंने कहा H2S, इनमें त्रिपरमाणुविक हो गए।
बहुपरमाणविक जिनमें 3 से ज़्यादा होंगे, NH3, PCl3, PCl5, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? बहुपरमाणविक अणु के एग्जाम्पल हो गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने परमाणु और अणु में डिफरेंट देखा, और परमाणु और अणु में डिफरेंट देखने के बाद मैंने अणु को विभाजित किया 2 भागों में। एक हमारे पास हो गया समपरमाणविक और एक हमारे पास हो गया विषम परमाणविक। फिर हम समपरमाणविक में भी 3 अलग अलग पार्ट्स पढ़ चुके हैं, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक और बहुपरमाणविक। और डियर स्टूडेंट्स, विषम परमाणविक जो है इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक और विषम परमाणविक। क्लियर हो गई बात? अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान की, फिर हम बात करेंगे मोलेक्युलर मास, मोलर द्रव्यमान की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान की। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स? अब हम टॉपिक ले रहे हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, मैंने आपसे कहा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु द्रव्यमान। मैं आपसे कहूं किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? परमाणविक द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणविक द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लें डियर स्टूडेंट्स कि परमाणविक द्रव्यमान का सही मापन करेंगे, तब हम कहेंगे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी से वर्तमान में आधुनिक रूप में द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा परमाणु के सही द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं। परमाणु के सही द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, सबसे पहले जॉन डाल्टन जो है इसने परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने का प्रयास किया। किसने? जॉन डाल्टन ने। हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, किसी भी परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान का निर्धारण हम नहीं कर सकते, इसलिए हम परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण करेंगे तो परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण किसी दूसरे मानक परमाणु के आधार पर करेंगे। ठीक है, और मानक के आधार पर करेंगे, इसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे। परमाणु द्रव्यमान का जब हम निर्धारण करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान हमारे पास एक तो आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, और एक हम ज्ञात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, मैंने कहा किसी भी परमाणु के यथार्थ द्रव्यमान का निर्धारण हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम द्रव्यमान को पढ़ेंगे किस किस के रूप में? हम द्रव्यमान को पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। मास स्केल जो है, इस मास स्केल में रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया, स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया, मानक निर्धारित किया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के बाद डियर स्टूडेंट्स
मानक निर्धारित किया गया है किसको? ऑक्सीजन को। फिर मानक निर्धारित किया गया क्लोरीन को। और प्रेजेंट में आधुनिक परिभाषा की बात कर लें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात कर लें, मॉडर्न डेफिनेशन की बात कर लें, तब मानक के रूप में लेंगे कार्बन के आइसोटोप्स कार्बन 12 को। ठीक है। हमने कहा परमाणु द्रव्यमान, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। हमने कहा परमाणु द्रव्यमान का वर्तमान में हम निर्धारण करते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। फिर हमने कहा कि परमाणु द्रव्यमान को हम निर्धारित करेंगे, एक तो हम निर्धारित करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के रूप में। ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास में फर्स्ट स्केल बनाया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निर्धारित किया गया 1, और फिर कह दिया कि कोई भी परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से जितना ज़्यादा, जितने गुना भारी होगा वो उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहा? किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से जितना गुना भारी होगा, हैवी होगा, वह उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है। मैंने आपसे कहा ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 16 गुना भारी है। कितने गुना भारी है? 16 गुना भारी है। तब हम कहेंगे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 16 गुना भारी हो गया। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। मैं आपसे कह दूं कैल्शियम का एक परमाणु, कैल्शियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 40 गुना भारी है। कितने गुना भारी है? 40 गुना। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान? 40। मैंने सपोज किया कि मेरे पास ये एक परमाणु है। सपोज किया है, ये परमाणु नहीं है। सपोज किया एक परमाणु है, माना एक परमाणु है। मैंने इसको देखा, मेजरमेंट किया कि ये हाइड्रोजन से 100 गुना भारी है। हाइड्रोजन के एक परमाणु से 100 गुना भारी है। इसका मतलब है इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? 100 गुना है। 100 हो गया। तो मैं कहूँगा रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया। रिलेटिव एटॉमिक मास, शॉर्ट में लिख दिया मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। क्या हो जाएगा? तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान और उसमें डिवाइड कर दो हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का। इनका जो है ये हो जाएगा किसी भी तत्व का रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर मैंने कहा कि अब स्केल को चेंज किया और स्केल को चेंज करके ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड के रूप में डिफाइन कर दिया। मानक के रूप में ऑक्सीजन के परमाणु को लिया। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16 है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना ज्ञात हुआ? 16। ठीक है। तब मैं कहूँगा कि इस ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 16वें भाग से, या मैं कह दूं 1/16 से, कोई भी परमाणु जितने गुना भारी होगा वो उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा।
तो ऑक्सीजन के आधार पर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आएगा, उस तत्व का, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे में 1/16 गुणा ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये फॉर्मूला आ गया ऑक्सीजन के सापेक्ष। क्या परिभाषा आ जाएगी, किसी भी तत्व का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग से, कितने भाग से, 1/16 भाग से जितने गुना भारी होगा वो उस तत्व का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को चेंज करके क्लोरीन के सापेक्ष लिखें तो क्लोरीन के सापेक्ष रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर हो जाएगा उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे में 1/35.5 गुणा क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। लेकिन क्लोरीन के सापेक्ष जो है ये मेजरमेंट नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट में काउंट नहीं करेंगे, इसलिए मैं क्लोरीन के सापेक्ष हटा देता हूं। हमारे पास दो स्केल आ गए, एक ऑक्सीजन के सापेक्ष, हाइड्रोजन के सापेक्ष स्केल आ गया और हाइड्रोजन के सापेक्ष स्केल आया तो हमने कहा किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से जितने गुना भारी होगा ये उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पास ये एक परमाणु है और सपोज किया कि ये जो परमाणु मैंने लिया ये परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 120 गुना भारी है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 माना तो इसका परमाणु द्रव्यमान 120 हो जाएगा। ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट्स, हमने मानक के रूप में किसको लिया, ऑक्सीजन को। ठीक है। तो हमने देखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, किसी तत्व का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग से, 1/16 भाग से जितने गुना भारी है ये उस तत्व का रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। और इसके आधार पर ऑक्सीजन जो है इस स्केल के आधार पर, ऑक्सीजन स्केल के आधार पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 आया। कितना मेजर किया गया, 1.008। अब मैं वैसे बता दूं ऑक्सीजन को रेफरेंस के रूप में, ऑक्सीजन को मानक के रूप में क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन से जब हम मानक निर्धारित करते हैं तो अधिकांश परमाणुओं के द्रव्यमान या तो पूर्णांक संख्या में प्राप्त होते हैं या फिर पूर्णांक के निकटतम प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को हटा करके और द्रव्यमान किस निर्धारित करने के लिए मानक क्या लिया गया, ऑक्सीजन। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर लें तीसरा पॉइंट कि वर्तमान में हम यूज करते हैं कार्बन 12, कार्बन 12 समस्थानिक का, कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 होते हैं। इनमें से स्टैंडर्ड के रूप में किसको लिया गया, कार्बन 12 को लिया गया। ठीक है। किसको लिया गया, कार्बन 12 को समस्थानिक के रूप में लिया, स्टैंडर्ड के रूप में लिया। तो कार्बन के 12 समस्थानिक को मानक के रूप में लिया जाता है आधुनिक परिभाषा में। परमाणु द्रव्यमान रिलेटिव एटॉमिक मास की आधुनिक परिभाषा में हमने समस्थानिक के रूप में किसको लिया है, समस्थानिक के रूप में डियर स्टूडेंट्स हमने लिया कार्बन के कार्बन 12 समस्थानिक को। और इसका भार जो होता है, देखो कार्बन 12 का मतलब है इसका भार हो गया 12। ठीक है। तो इसके 12वें भाग से रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, किसी भी तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान, उस एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के कार्बन 12 समस्थानिक के
एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से, देखो इसका द्रव्यमान 12 होगा तो कौन सा भाग लिया 1/12। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है तो कितना भाग किया हमने इसका 1/16। ठीक है, किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से जितने ज्यादा गुना भारी होगा ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक परिभाषा में हम रिलेटिव एटॉमिक मास में मानक के रूप में कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करेंगे तो वास्तविक द्रव्यमान निर्धारित नहीं होगा, हम निर्धारित करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास और फिर हम निर्धारित करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए 3 स्केल मैंने बताए, एक हाइड्रोजन स्केल के आधार पर, एक ऑक्सीजन स्केल के आधार पर और आधुनिक परिभाषा में हम कार्बन 12 समस्थानिक के आधार पर निर्धारित करेंगे। क्लियर हो गई बात? बाकी डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।